क्योंकि तेरी बेटी ने ये महंगा शोपीस तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मेरा विश्वास करो, मैंने ये शोपीस नहीं तोड़ा है। मैं तो वहां दूसरी तरफ खेल रही थी। अरे जब परी कह रही है कि इसने ये शोपीस नहीं गिराया है, तो तुम इस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? परी तेरी तरह झूठी बिल्कुल नहीं है। काव्या बहू, परी ने ही ये शोपीस तोड़ा है। मोनिका झूठ नहीं बोलेगी। बच्ची है वो, खेलते खेलते हाथ लग गया होगा उसका, और नहीं तो क्या। और अब इसकी भरपाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को इस घर में रहने नहीं दूंगी। क्या? हाँ, पूरे 40,000 का शोपीस था ये, लेकिन तुझ जैसी गरीब से मैं 30,000 ही लूंगी। 2 महीने में 15,000 करके दे देना, और अगर नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जा यहाँ से, समझी कि नहीं? तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। तुझे अपने कर्मों के फल जरूर मिलेंगे, देखना। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना किसी पाप से कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस काव्या की कमजोरी यही है कि ये घर छोड़कर जा ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये चाल सोच समझ कर चली है। वो शोपीस तो वैसे भी पुराना हो चुका था। अब मुझे उस 10,000 के शोपीस के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इसी बात को सोच सोचकर बेचारी काव्या ऑफिस में काम करते वक्त फिर से रोने लगती है। तभी उसके पास अमित आता है और इस बार वह रोते रोते अमित के सामने सारी बातें बता देती है। क्या काव्या, तुम कितनी गलत जगह पर हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अरे तुम खुद ही कमाती हो, इतनी होनहार हो, तो निकल जाओ ना उस घर के बाहर और रहो अकेले अपनी परी के साथ। आखिर तुम्हें उस नरक में क्यों रहना है? नहीं अमित, ये सब कहने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। परी उस घर का खून है, और मेरा भी इस दुनिया में माँ जी और देवर जी के अलावा कोई भी नहीं है। अरे लेकिन जिस घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, उस घर में रहने का क्या फायदा? अगर रहना ही है तो कहीं और रह लो ना फिर। बाहर का काम भी करो और घर का काम भी करो। ये सब तो सरासर गलत है काव्या। मैं बाहर निकल सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, पर मुझे अपने सास और देवर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वह जरूर बदलेंगे। और अमित, एक औरत का अकेले एक बेटी के साथ रहना जमाने में खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे डर लगता है। अरे डर का सामना नहीं करोगी तो वो खत्म कैसे होगा? और किसने कहा है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। मेरी माँ वैसे भी दिन भर अकेली ही रहती है, उन्हें भी परी का साथ मिल जाएगा। नहीं अमित, मैं किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहती। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना कहकर काव्या अपना काम करने लग जाती है। मैं जानता हूँ काव्या कि तुम अकेले जीने से घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें उस नरक से निकलना ही होगा। मुझे कुछ भी करके काव्या को समझाना होगा। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही। फिर कुछ ही दिनों बाद मोनिका दीप को चेन बनवा कर देती है, लेकिन जब यामिनी उस चेन को देखती है तभी, अरे दीप बेटा, ये सोने की चेन है? हाँ माँ, मोनिका ने बनवाई है मेरे लिए। 2 दिन पहले ही बनवाई थी, लेकिन मैंने आज पहना है। अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये सोने की चेन लग नहीं रही। क्या? अरे आप क्या कह रहे हो माँ जी? ये असली सोने की चेन है। इस बुढ़िया का पैर तो कब्र में जा चुका है, लेकिन इसकी आंखें अभी तक एकदम तेज है। नालायक कहीं की। नहीं बहू, ये सोने की चेन नहीं है, बल्कि एक नकली चेन है। मुझे सोने के अच्छे से पारख है, क्योंकि मैंने एक सुनार की दुकान पर काम किया है। अरे मोनिका, माँ कह रही है तो सच ही होगा ना? हाँ बेटा, तू चाहे तो जाकर सुनार से भी जांच करवा सकता है। फिर दीप जाकर सुनार के पास उसकी जांच करवाता है।
तभी ये साबित हो जाता है कि वो चेन असल में नकली ही है। तभी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम असली चेन बनवाई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सोनार से भी मिलवा सकती हूँ। उसने खुद जांच कर दिखाई थी मुझे। लेकिन दीप, कहीं तुम इन 2 दिनों में इस चेन को कहीं छोड़कर तो नहीं गए थे ना? हाँ मोनिका, मैंने इस चेन को अपने ऑफिस के बैग में रखा था, और बैग तो मैं ऑफिस के एक अलग रूम में ही रखता हूँ। हर कोई अपनी बैग वहीं पर रखता है। इसका मतलब तुम्हारी सोने की चेन किसी ने चुराई है और उसकी जगह पर ये नकली चेन रख दी है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो, अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देखो ना, क्या पता उस चोर के बारे में पता चल जाए। नहीं मोनिका, हमारे ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ गए हैं। अब अगले हफ्ते ही लगवाए जाएंगे। अरे मेरे बुद्धूपति, इसे खबर भी नहीं है कि मैंने इसे नकली चेन दी है। मैं जानती थी कि इसे नकली और असली सोने का फर्क नहीं पता है, लेकिन इस बुढ़िया को पता चल गया और फिर से बातों बातों में ये मामला मुझे यही दबाना होगा। अरे बाप रे, अब इसका मतलब यही है कि वो चेन तो चली गई हमारे हाथ से। हाँ माँ जी, लेकिन तुम चिंता मत करो दीप, मैं तुम्हें अगले महीने नई चेन दिला दूंगी। तभी वहां पर काव्य आती है। वाह, क्या बात है मोनिका। अरे तुझे क्या लगता है, तेरी चालें और तेरी झूठी बातें किसी को समझ में नहीं आती क्या? तू माँ जी और देवर जी को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। देवर जी, माँ जी, हर बार जब जब ये आप दोनों को कुछ देने का वादा करती है, तभी या तो वो पैसे चोरी हो जाते हैं, या फिर कभी सोने की असली चेन नकली चेन से बदल जाती है, या फिर कभी सर्वर इशू हो जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, क्योंकि ये सारा इसका नाटक रहता है। क्या? हाँ, ये सारा नाटक इसीलिए करती है ताकि इसके जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो, और अगर खर्च हो भी जाए तो भी ये चोरी करके वापस अपने पास रख लेती है। माँ जी को दिए गए पैसों को भी इसी ने चुराया होगा, क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है, जब मैं माँ जी के कमरे में गई ही नहीं थी तो मेरे झुमके वहां पर कैसे पहुंचे? ये बस आप दोनों को पैसों और कीमती चीजों की झूठी आशा देकर अपने काबू में रखना चाहती है, ताकि आप दोनों इसके नौकर बने रहे और ये इस घर पर राज करती रहे। काव्या के मुंह से अपना सारा सच सुनकर मोनिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस, बहुत बोल गई हो आप भाभी, अब चुप हो जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है। मुझे गुस्सा मत दिलाइए, और नहीं तो क्या। अरे मेरी मोनिका बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अमीर घर की बेटी है और घर में वाकई में चोरियां हुई है, और ये आखिर हमें कुछ देने के लिए कंजूसी क्यों करेगी? इसके जैसा खुला मन तो किसी के पास नहीं है। और आप तो हमें सफाई दो ही मत काव्या भाभी। मैं और माँ अच्छे से जानते हैं कि मोनिका कितनी सच्ची है। अरे वो तो आप है जो इससे जलती हो, और हम दोनों को इसके खिलाफ करना चाहती हो, इसीलिए आप फूट डाल रही हो ना। और भाभी, आइंदा से मेरे साथ इस तरह से पेश आई तो मैं आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। काव्या को वो तीनों खूब सुनाते हैं, जिस कारण वो फिर एक बार घर से निकलने वाली बात सुनकर चुप हो जाती है। वैसे अगर ये काव्या घर के बाहर गई तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए ही हो जाएगी, क्योंकि इसके पैसे जो आना बंद हो जाएंगे और मुझे इन दोनों फटीचर माँ बेटे को संभालना होगा। अपनी मुफ्त की नौकरानी जेठानी ना चाहे, इसीलिए मुझे इसके मन में ये डर पैदा करना होगा कि मैं इसे घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ। काव्या को अब मोनिका का असली चेहरा दिख चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से यामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? रिपोर्ट्स आ गई क्या उनकी? क्या हुआ है उन्हें?
उनका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्हें हद से ज्यादा कमजोरी आई है और वो बेहोश हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। फिर काव्या अब अपने काम पर छुट्टी लेती है और घर के सारे काम निपटा कर वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है और वो अपनी सास की देखरेख करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लीजिए माँ जी, ये दाल खिचड़ी मैंने आपके लिए लाई है। चलिए उठकर बैठ जाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ बहू। मोनिका उन दोनों को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से देख लेती है। प्यार तो ये करती है अपने देवर और सास से, इसीलिए इस बुढ़िया की इतनी चिंता कर रही है, वरना अभी तक तो यह इनसे लड़ भी चुकी होती। लेकिन अब तो दीप हॉस्पिटल का पूरा बिल मुझसे ही भरवाएगा, लेकिन मैं पैसे बिल्कुल नहीं भरना चाहती और उसके लिए मुझे कोई ना कोई चाल तो चलनी ही होगी। फिर मोनिका एक आदमी से मिलती है। सुनो, मैं जब हॉस्पिटल की कुर्सी पर पैसों की थैली रखूंगी, तब तुम वहां पर आकर तुरंत उसे चुरा कर ले जाना और फिर मुझे वो पैसे वापस दे देना। लेकिन हाँ, याद रहे, तुम मास्क पहनकर ही आना ताकि कोई तुम्हारी शक्ल ना पहचान सके। ठीक है मैडम जी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब देखना, मैं पैसे देकर माजी और दीप की नजर में अच्छी भी बन जाऊंगी और इस चाल से मुझे मेरे पैसे वापस भी मिल जाएंगे। मोनिका हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए वह पैसों की थैली लाती है और उसे कुर्सी पर रख देती है और वो आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और थैली चुरा कर ले जाता है। हे भगवान, अभी तो मैंने पैसों की थैली यहीं पर रखी थी और उसमें पूरे 15,000 रुपए थे। कहाँ चली गई वो थैली? मोनिका, वो थैली यही कहीं होगी, जरा सही से ढूंढो। वो लोग उस थैली को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो थैली उन्हें मिलती ही नहीं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि किसी चोर ने वो थैली चोरी की है। देखा ना भाभी, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे माजी और दीप के पैसों पर किसी चोर की नजर है। हाँ मोनिका, ये पक्का वही चोर होगा जिसने माँ के पैसे और मेरी सोने की चेन चुराई है। लेकिन अब क्या करें? अब हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे हम लोग? पापा और माँ तो 5 दिनों के लिए आश्रम रहने गए हैं, तो उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। पैसे मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने परी की फीस के लिए बचा कर रखे थे। मैं उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ। पैसों का क्या है, बाद में कमाए जा सकते हैं, लेकिन अभी माँ जी की सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर काव्या अपने सास का हॉस्पिटल का बिल भरती है और वो आदमी बाद में मोनिका को पैसे वापस लौटा देता है। यही तो चाहती थी मैं कि काव्या की कही गई बात कि मैं नाटक कर रही हूँ और मैंने ही चोरी की है ताकि मेरे पैसे मुझे वापस मिल सके। और ये सब झूठ साबित करने के लिए मुझे एक नकली चोर बुलाना पड़ा और उससे ये सब करवा के मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल गए और दीप और माजी की नजर में मैं अच्छी भी बन गई। काव्या के इतना सब करने के बाद भी दीप और यामिनी दोनों उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे पहले से आते थे। फिर एक रोज मोनिका अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ यार, मेरी तो ऐशी ऐशी है यहाँ पर। सास और पति को पैसों की झूठी आशा देकर मैं उन पर मस्त राज करती हूँ। जेठानी घर और बाहर दोनों के काम करती है और मैं तो बस महारानियों की तरह हुक्म फरमाती हूँ। अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, जो अपनी सास और पति के ऊपर पैसे उड़ाऊं? तभी अचानक से वो पीछे देखती है। तभी वहां दरवाजे पर यामिनी खड़ी होती है। ओ तेरी, लगता है इस बुढ़िया ने सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
पल्लवी भाभी, मुझे पढ़ना है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। आप प्लीज अभी भाई और माँ पापा को समझाइए ना, प्लीज भाभी। मैं कुछ नहीं कर सकती रूपल। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग मेरी सुनेंगे तब ना। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है रूपल। काश काश तुमसे उस रात वो गलती ही नहीं होती। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन उस एक हादसे के कारण मुझे जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा सबक मिल चुका है। ऐसे ही एक रोज भाई भाभी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। हे भगवान, तू ठीक तो है ना रूपल? चल, तैयार हो जा, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे क्या चल, तुझे इसकी चमची बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हॉस्पिटल नहीं जाने वाला। अभी बिल्कुल सही कह रहा है। अरे अगर इसका बच्चा पेट में ही मर जाता है तो मर जाने दो, और नहीं तो क्या। वैसे भी ये और इसके कोख में पल रहा वो नाजायज बच्चा धरती और हम पर एक प्रकार से बोझ ही बना हुआ है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सबको सिर्फ रूपल की गलती ही नजर आ रही है। आप लोग देख नहीं सकते क्या कि इसे कितना दर्द हो रहा है? अगर इसे कुछ हो जाएगा तब क्या करेंगे हम? इसे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इसे बाहर मत ले जाओ। इसका पेट दिखना अब शुरू हो गया है। बाय चांस किसी ने देख लिया तो फालतू में इज्जत की बैंड बज जाएगी हमारी। ठीक है, रूपल बाहर नहीं जा सकती, पर डॉक्टर तो घर पर आ सकते हैं ना। मैं डॉक्टर को फोन लगाने जा रही हूँ। पर बहू, देखिए पापा जी, भगवान ना करे बच्चे की जगह रूपल को ही कुछ हो गया तो क्या करोगे आप? इस समय अपने गुस्से को एक जगह पर रखिए और रूपल की हालत को दूसरी जगह पर, प्लीज पापा जी। फिर पल्लवी डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है और डॉक्टर रूपल का चेकअप करते हैं और उसे दवाइयाँ देकर चले जाते हैं, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद रूपल ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब वो बरामदे में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी बाहर की औरतें उसके निकले हुए पेट को देखकर चौंक जाती हैं। हे भगवान, देख तो, शीला की लड़की का तो पेट निकल आया है। इसका मतलब यही माजरा था। इसीलिए इसके घर वाले इतने बेताब हुए जा रहे थे कि इसकी शादी के लिए कोई भी लड़का ढूंढ रहे थे। बाप रे, आजकल की लड़कियां तो क्या करेगी कोई अंदाजा नहीं। छी 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 छी, बिना ब्याह के गर्भवती हो गई है ये बेशरम। फिर वो सारी औरतें जब बाद में मोहल्ले में शीला को मिलती हैं, तभी, क्या शीला, तुम्हारी लड़की ने तो कितना बड़ा कांड कर दिया। बहुत बुरा लगा हमें। तेरी लड़की ने तो मुंह काला कर दिया और हम अच्छे से समझ सकते हैं कि तेरे मन पर क्या बीत रही है। अरे इसीलिए आजकल की लड़कियों को अपने मुट्ठी में थमा कर रखना चाहिए। ज्यादा आजादी दी तो वो ऐसे ही कारनामे करेगी। अरे तुम्हारी बेटी के कारण अब तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। बेचारी, अब क्या करोगी तुम उसका? ब्याह कराने के लिए कोई लड़का भी राजी नहीं होगा। अब तो भगवान ही जाने दूसरे का गंदा खून कोई कैसे अपनाएगा। उनकी बातें सुनकर शीला शर्मिंदा हो जाती है और नजरें झुकाकर अपने घर चली आती है और वहां देखती है कि रूपल चाय पी रही है, तो वो उसके हाथ की चाय छीनकर उसे वो फर्श पर फेंक देती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने ये कप क्यों फोड़ दिया? क्या हुआ माँ? अरे सत्यानाशी पनौती लड़की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि घर के बाहर मत निकला कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन माँ जी, रूपल तो आज बाहर ही नहीं निकली। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई।
अरे मोहल्ले की उन नालायक औरतों ने इस बेशरम को बरामदे में पौधों को पानी डालते हुए देख लिया। और अब क्या? अब उन चुड़ैलों को गासिप करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया। मिला दी ना हमारी इज्जत मिट्टी में, पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। लेकिन माँ, मैं तो बस बरामदे में। अरे क्या बस बरामदे में? बरामदे में से तू लोगों को दिखाई नहीं देगी क्या? तूने ये सब जानबूझकर ही किया है। अरे और कितना खून जलाएगी हमारा? एक बार में ही मर क्यों नहीं जाती तू? बस अब बहुत हुआ। अब तुझे मैं ऐसी सजा दूंगी कि तेरी सारी होशियारी ही निकल जाएगी। चल। फिर शीला रूपल का हाथ खींचने लगती है। माँ, माँ मेरा हाथ, माँ मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो माँ। शीला रूपल की कोई बात नहीं सुनती और वो उसे उसके कमरे में बंद कर देती है और बाहर से ताला लगा देती है। माँ, दरवाजा खोलो माँ, माँ। अब से तू इसी कमरे में कैद रहेगी। तुझे मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन इतनी बार बताने के बाद भी तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब भुगत। अब भी इस कमरे की चाबी मेरे पास ही रहेगी और जब जब इसे खाना देना हो या फिर दवाई देनी हो या फिर कोई और काम हो तो तुम मुझसे चाबी लोगी पल्लवी बहू। ये आप क्या कर रही है माँ जी? अंदर रहकर रूपल का दम घुट जाएगा। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए, वो गर्भवती है। पल्लवी बहू, मुझे ज्यादा सहूलियत देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब जाकर अपना काम कर। माँ, माँ मुझे बाहर आने दीजिए ना, प्लीज माँ, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। चिल्लाते रहने दे इसे ऐसे ही। तू चल काम पर लग जा। यहाँ पर क्यों खड़ी है? बेचारी पल्लवी अपनी बेसहारा ननद की कोई मदद नहीं कर पाती और वो ऐसे ही चिल्लाती रहती है। दूसरी तरफ लड़कों को ढूंढने का काम जारी रहता है। शीला रोजाना किसी ना किसी को फोन करती है या फिर उनसे मिलने जाती है। ऐसे ही एक दिन, दिग्विजय जी, ये देखिए, यह है तरुण की माँ का नंबर। तरुण और रूपल दोनों एक साथ ट्यूशन में जाया करते थे और तरुण की माँ तो रूपल को अपनी बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। क्यों ना मैं उसी से बात करके देखूं? हाँ शीला, ये अच्छा सुझाव है। हो सकता है कि वो मान जाए। फिर शीला तरुण की माँ को फोन लगाकर उसे सारी बात बताती है और रूपल की सच्चाई सुनकर तरुण की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे आपने क्या हमें मेंटल समझ के रखा है क्या? या फिर हमें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो एक बिन बिहाई गर्भवती लड़की को हमारे घर की बहू बनाएंगे? ऐसा मत कहिए तरुण की माँ। आप रूपल को आज थोड़ी ना जानती हो, बना लीजिए ना उसे अपना। अरे आप तो गले ही पड़ रही हो। अरे जाकर अपनी गंदी और निकम्मी लड़की के लिए कोई गधा ढूंढिए। हम किसी एरी गैरी फालतू लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। चलिए, रखिए फोन और दोबारा यहाँ पर फोन मत कीजिए जी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। शीला की बातों से गुस्सा होकर वो औरत फोन कट कर देती है। ये दिन देखने से पहले भगवान ने हमें उठा क्यों नहीं लिया? सच में मुझे तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है। बस जल्द से जल्द इसके लिए कोई लड़का मिल जाए, हमारे सर पर से मुसीबत के काले बादल चले जाएंगे। घर वालों की ये हालत देखकर पल्लवी को भी काफी बुरा लगता है। अब रूपल के लिए अच्छा तो क्या, लेकिन कोई एरा गेरा लड़का भी नहीं मिलता और सारे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, पल्लवी, हम सब मेरे चचेरे भाई की शादी में जा रहे हैं, लेकिन तुम यहीं पर रुकोगी क्योंकि वो मूर्ख लड़की घर पर अकेली है और तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी है। हाँ बहू, पहले ही आधे मोहल्ले को उसके बारे में पता चल चुका है
और इससे पहले कि हमारी इज्जत की पूरी तरह वाट लग जाए, हम उसे घर के बाहर निकालेंगे ही नहीं। और खबरदार बहू, जो तूने उसे कमरे के बाहर निकाला तो वो लड़की कमरे के अंदर ही बंद रहेगी। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। फिर वो तीनों शादी में चले जाते हैं, जिसके बाद कमरे के अंदर से रूपल बहुत रोती है। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? आज मेरे चचेरे भाई कप्पू की शादी है। पूरी फैमिली में एक कप्पू ही है जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने फेवरेट कजिन की शादी भी नहीं देख पा रही। आज किस्मत ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। मेरी बस एक गलती के कारण हर तरफ से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। इतना मत रो रूपल, प्लीज। मैं हूं ना, और अगर तुम ऐसे ही रोती रही ना तो तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है और उसका तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर बहुत बुरा असर होगा। फिर एक दिन अचानक से शीला और दिग्विजय को एक आदमी मिलता है। उसका नाम बलजीत होता है और उसकी उम्र 50 साल होती है और वो घर पर रूपल को देखने आता है। बलजीत जी, अब आपको तो हमने सारी सच्चाई बता दी है कि हमारी रूपल गर्भवती है, तो इससे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं शीला जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं खलने दूंगा। और शीला, बलजीत जी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ओनर है, इसीलिए इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रूपल की शादी हम इसी से कराते हैं। क्यों अभी बेटा? हाँ पापा, अगर बलजीत भाई साहब राजी हैं तो फिर कोई बात नहीं, करा दीजिए ये शादी। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे इनसे शादी करा दे हम रूपल की? वो अभी सिर्फ 21 साल की लड़की है और ये 50 साल के हैं, और इन दोनों की उम्र में कितना फासला है। आप लोग ऐसे किसी के भी साथ रूपल की शादी करा देंगे क्या? प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो अभी बच्ची है। पल्लवी बहू, तुम अपना मुंह बंद रखोगे तभी सही रहेगा, और नहीं तो क्या। अरे रूपल हमारी बेटी है, उसे हमने पैदा किया है, तो उसकी जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे। तुम्हें उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पल्लवी कुछ नहीं बोल पाती और रूपल और बलजीत की शादी तय हो जाती है। फिर रात होने पर पल्लवी जब रूपल के पास चली जाती है तब वो उसे सारी सच्चाई बताती है। भाभी, आपने ये सब कैसे होने दिया? मुझे एक 50 साल के आदमी के साथ शादी नहीं करनी भाभी। आप प्लीज समझाइए ना घर वालों को, प्लीज भाभी। मुझे माफ कर दे रूपल, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें ये रिश्ता जोड़ने से रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्हें तो बस तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से विदा करना है ताकि उनकी इज्जत पर कोई आँच ना आए। अब बहुत देर हो गई है रूपल, और हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहां पर शीला आती है। चले चलो, खाना देने आई थी ना, तो खाना दे और निकल यहाँ से। और तू रूपल, अपना ये रोना धोना बंद कर दे और जो हो रहा है उसी में खुश रहे। बलजीत बस उम्र में बड़ा है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था। उसके पास बहुत पैसा है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रूपल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। अपने परिवार के इस फैसले में सहमत होकर ना चाहते हुए भी उसे बलजीत के साथ शादी करनी ही पड़ती है और वो अपने मायके से विदा हो जाती है। अब आगे क्या होगा? शादी के बाद किस तरह से बदलेगी रूपल की जिंदगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कांचन और जया दोनों सास बहू मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक दिन की बात है,
वो दोनों अपने अपने पतियों के लिए उनकी पसंद के पकवान बना रही होती है। माँ जी, आज तो वीरेन ये प्याज की कचौरियाँ खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। और तो और मैंने उनके लिए मसाले भात भी बनाया है। हाँ बहू, ब्रिजमोहन जी को भी बहुत पसंद है ये कचौरियाँ। चल बहू, जल्दी से हाथ चला, नहीं तो लेट हो जाएगा। और मैं जल्दी से सेवई की खीर भी बना देती हूँ। ठीक है माँ जी। खाना लगभग तैयार हो ही जाता है कि तभी अचानक से कंचन को उसके पति वीरेन का फोन कॉल आता है। हेलो कांचन, मैं और पापा आज घर पर डिनर नहीं करने वाले, तुम दोनों खाना खा लेना, ओके? क्या? हाँ कांचन, एंड आई एम रियली सॉरी इतना लेट इन्फॉर्म करने के लिए। वो हमें रास्ते में श्लोक मिल गया था, याद है? मेरे कॉलेज का दोस्त। हाँ, पता है मुझे। अरे वही हमें जबरदस्ती अपने घर पर लाया है। मैंने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। यहाँ तक कि भाभी जी ने तो एकदम बढ़िया बढ़िया से पकवान बनाए हैं। वो सब तो ठीक है वीरेन, लेकिन तुम मुझे थोड़ा जल्दी तो बता देते। मैंने तुम्हारे खाने के लिए कितना कुछ बनाया था, और अब सब वेस्ट हो जाएगा ना। जाने दो, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर कांचन जाकर ये बात जया को बताती है। उस लोग को भी आज ही मिलना था क्या इन दोनों को? अरे कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया था, और अब ये सुनने को मिल रहा है। और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है माँ जी, सच में। फिर अगले दिन कंचन दोपहर के लंच के लिए भिंडी की सब्जी, रोटियां और पुलाव बनाती है। जया और कंचन खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी कंचन को कल के खाने के बारे में याद आता है। अरे माँ जी, हमारे पास तो वीरेन और पापा जी के हिस्से का बचा हुआ कल का कितना सारा बासी खाना है, हमें वो भी तो खत्म करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, उसे भी ला देती हूँ। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। मैं उसे खाऊंगी, अगर उसे थोड़ी देर और रखा तो वह खराब हो जाएगा। फिर कांचन वो सारा बासी खाना फ्रिज में से निकालती है और वो अकेले ही सारा खाना खाने लगती है। लेकिन तभी उसकी सास जया अपने थाली का ताजा खाना छोड़कर वो बासी खाना खाने लगती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? आप ये खाना मत खाइए। मैं हूं ना, मैं खा लूंगी इसे। अरे ऐसे कैसे तू अकेली खाएगी? अगर तू खाएगी तो मैं भी खाऊंगी। तू अकेली बासी खाना खाए और तेरे सामने मैं ताजा खाना खाऊं? ये बात तो गलत है ना बहू। अब जाने दे, क्या कर सकते हैं। और वैसे भी तुझसे अकेली से तो ये इतना सारा बासी खाना खत्म नहीं होने वाला, इसीलिए मैं भी खा रही हूँ। ठीक है माँ जी, लेकिन आप ज्यादा मत खाइए, इससे आपको ही तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इसे बनाकर अब आधा दिन बीत चुका है और आजकल गर्मी भी कितनी बढ़ चुकी है। इसे खराब होने में देर नहीं लगेगी और यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। फिर अगली शाम जब वीरेन और ब्रिजमोहन घर पर आते हैं, तभी वीरेन, पापा जी, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं कांचन, आज हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर हमने दबा कर खाना खाया है आज। फाफड़ा जलेबी, डोसा उत्तप्पा, मिसल पाव और क्या क्या नहीं खाया वो पूछो। आज तो हमने हर एक स्टेट का खाना खा लिया है। सच में मजा ही आ गया आज तो। हाँ कांचन, सच में बहुत ही टेस्टी खाना था। दरअसल वो एक ढाबे की ओपनिंग थी और वहां पर सारे आइटम सस्ते दाम में मिल रहे थे, इसीलिए पापा और मैंने मौके पे चौका मारते हुए एकदम पेट भर कर खाना खाया। हंस मत वीरेन, अरे ये सब क्या नाटक चल रहा है तुम दोनों का? 2 दिन से रात का खाना नहीं खा रहे तुम दोनों। एक तो दफ्तर से इतने लेट आते हो और ऊपर से बाहर का खाना ठूस कर आते हो। अरे खाने से पहले बताया तो करो, हम तुम दोनों का खाना नहीं बनाएंगे उस दिन। सॉरी माँ। अरे जया,
इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिंता मत करो, हम कल से ऐसा कुछ नहीं करेंगे और घर पर ही खाना खाएंगे। अब तो ठीक है ना? इतना सब होने के बावजूद भी वो दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और अब वो दोनों हर रोज कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी फूड स्टॉल पर कुछ ना कुछ खाकर ही आते हैं, जिस कारण रात का खाना बासी होते रहता है और फिर अगले दिन वो बासी खाना जया और कांचन को ही खाना पड़ता है। सॉरी माँ, सॉरी कांचन, वो आज हमारी मीटिंग काफी देर तक चल रही थी तो हमने मीटिंग में ही भजिया और समोसा चाट ऑर्डर किया था और पिज्जा बर्गर भी मंगवाए थे, तो वही सब खाकर पेट भर चुका है। इतना ही नहीं, कल तो हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय का जन्मदिन भी था तो उसने भी आज मीटिंग के बाद पार्टी दी, इसीलिए आज भी हम खाना नहीं खा पाएंगे। पेट काफी भर चुका है हमारा। बस बहुत हुआ आप दोनों का नाटक। अरे आप दोनों को समझ में नहीं आता क्या? आपके कारण आपका रात का बासी खाना हमें अगले दिन खाना पड़ता है। अरे थोड़ी तो समझदारी रखिए, एटलीस्ट एक फोन कॉल करके तो बता देते। लेकिन आप दोनों तो वो भी नहीं करते। लेकिन कांचन, तुम्हें और माँ को किसने कहा है वो बासी खाना खाने के लिए? अरे कचरे वाली को दे दिया करो ना, या फिर फेंक दिया करो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ बहू, वीरेन बिल्कुल सही कह रहा है, तुम दोनों को वो खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, क्या उच्च विचार है आप दोनों के। अरे खाने की कीमत क्या होती है ये जाकर रास्ते पर किसी भीख मांगते हुए भिखारी से पूछो, लेकिन इतने नालायक भी मत बनो। अन्न मतलब पूर्ण ब्रह्म होता है और अन्न का अनादर करना अच्छी बात नहीं होती। इससे किसी का भी भला नहीं होता। दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हो आप दोनों? 2 टाइम का अच्छा खाना खाने के लिए ना, तो फिर अन्न का ऐसा नुकसान क्यों कर रहे हो आप? ये सही बात नहीं है। और रही बात काम वाली बाई को बासी खाना देने की, तो हम लोग इतने भी गए गुजरे या निर्दयी नहीं है वीरेन, जो बासी खाना किसी गरीब को दे। अरे अगर किसी को खाना देना ही है तो अच्छा और स्वच्छ खाना देना चाहिए। जो हम लोग खाना खाते हैं वही दूसरे को देना चाहिए। कांचन और जया उन दोनों को बहुत सुनाती है, लेकिन उनकी बातों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। वो सारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। फिर एक दिन बासी खाना खा खाकर कांचन और जया को फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कांचन, जया जी, आप दोनों प्लीज बासी खाना मत खाइए अब से। उसी के कारण आप दोनों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। ये मैंने कुछ मेडिसिन दिए हैं, इन्हें आप दोनों टाइम टू टाइम लीजिए। और हाँ, अब से आपके खाने पीने का बहुत बारीकी से ध्यान रखिए, तभी आपकी सेहत ठीक रहेगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। फिर डॉक्टर दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। वीरेन, पापा जी, आप दोनों ने अब तक बहुत गलत किया है, अन्न का बहुत अनादर किया है, लेकिन अब तो सुधर जाइए। और नहीं तो क्या। अरे ये सब इन दोनों की लापरवाही और गलतियों का ही नतीजा है। आप दोनों का बासी खाना खा खाकर आज हमारी ये हालत हो चुकी है। अब तो सुधर जाइए। बस जया, बहुत बोल रही हो तुम। तुम्हारी और बहू की इस हालत की जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। तुम्हें किसी ने भी नहीं कहा कि वो बासी खाना खाते रहो, और नहीं तो क्या। अरे 15-15, 20-20 घंटों पुराना खाना खाओगे तो यही सब होगा ना। खाने की इज्जत करने के चक्कर में तुम दोनों ने अपनी सेहत खुद से खराब की है और अब सारा बिल हमारे नाम पर फाड़ रही हो। वाह, क्या बात है। ठीक है, अगर आप दोनों को यही लगता है तो अब से हम आप दोनों का खाना बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप दोनों तो वैसे भी घर पे खाना नहीं खाते। बहू बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों के हिस्से का खाना जब बनेगा ही नहीं तो बचेगा कैसे? जाइए, बहुत बाहर का चटर पटर ठूसने का शौक है ना आप दोनों को, अब जाकर बाहर ही ठूसते बैठिए। जाइए। हाँ हाँ ठीक है, आप दोनों हमें खाना नहीं दोगी तो इससे हम भूखे नहीं मरने वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माँ।
हम अपने खाने की व्यवस्था कर सकते हैं खुद से। उसके लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपना देख लेंगे। हाँ हाँ, देख लीजिए आप दोनों, क्योंकि आज तक तो हमने आप दोनों के नाटक बहुत देख लिए, लेकिन अब थक चुके हैं। फिर ठीक होने के बाद कांचन और जया दोनों वीरेन और बृजमोहन का सुबह का ही खाना बनाती है और शाम में केवल खुद के लिए ही खाना बनाती है। और उस दिन के बाद से वो दोनों बाहरी खाना खाकर आने लगते हैं। अब यही खाना खाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि घर का खाना तो अब हमें मिलने से रहा। कोई बात नहीं पापा, इसी बहाने अब हमें जमकर सारी मनचाही डिशेस खाने को मिलेगी। मैं तो आज चीज पास्ता और नूडल्स खाऊंगा, बहुत टेस्टी रहते हैं वो। हाँ बेटा, ये बात तो है कि हमें अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में उन दोनों को बाहर का खाना खाने से बहुत तकलीफ होने लगती है और वो दोनों बिस्तर पकड़ लेते हैं। कांचन, बहुत तकलीफ हो रही है। बाहर का इतना बढ़िया बढ़िया खाना आज हमें बहुत महंगा पड़ रहा है वीरेन। माँ, कांचन, हमें आप दोनों की बात माननी चाहिए थी और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए था। प्लीज हमें माफ कर दो कांचन, प्लीज माँ। हाँ जया, कांचन बहू, हमने तुम दोनों की बात को टालकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम दोनों ने हमें जो सजा दी है उसके कारण आज हमारी अक्ल वाकई में ठिकाने पर आ चुकी है। माफ कर दो हम दोनों बाप बेटे को। हमें आप दोनों को ये सजा देने का कोई शौक नहीं था, लेकिन ये सजा देने के लिए आप दोनों ने ही हमें मजबूर किया, और नहीं तो क्या। अरे हम दोनों को फूड पॉइजनिंग होने के बाद भी आप दोनों नहीं सुधरे, उल्टा हमें ही कोसने लगे और अपनी गलतियों पर पर्दा डाला। और ये आप दोनों ने बहुत गलत किया है। वीरेन और बृजमोहन दोनों को अंत में अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों आगे से घर का ही खाना खाते हैं और सारा खाना खत्म करते हैं। और इसी के चलते घर में अब से बासी खाना बचता ही नहीं और घर के सभी लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं।